Hello, my dear, how are you? I hope you all are very fine, fantastic, happy and healthy. तो जैसा कि आप सभी को पता हो चुका है, 1 जून को हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने ये घोषणा किया कि अब 12वीं क्लास की बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए। कई स्टेट पहले ही रद्द कर चुके थे और कई स्टेट आज भी घोषणा किए हैं कि 12वीं क्लास के बोर्ड का एग्ज़ाम रद्द किया जाए। बहुत सही है। इस कोरोना काल में जिस बच्चे का परिवार इस महामारी में प्रभावित हुआ है, वैसे प्रभावित तो हर परिवार हुआ है, कम या ज़्यादा, लेकिन जिस बच्चे के परिवार इस महामारी में प्रभावित हुआ, उन बच्चों का जो दर्द देखा है मैंने, तो बिल्कुल उनके सर पे ये एक एक्स्ट्रा बर्डन था, एक प्रेशर था। आज वो रिलीज हो गया। ये पहले ही होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा देर से ही, लेकिन एक अच्छा कदम सरकार के द्वारा। सरकार के पास इतनी बड़ी एजेंसी है, उन्होंने जो एक निर्णय लिया, काफ़ी ठोस निर्णय लिया। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ठीक है, बोर्ड का एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया, इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं जो मैं वीडियो के अंत तक बताऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो ज़रूर देखें और अंत तक बने रहें मेरे साथ। अब प्रश्न यह है कि अब क्या किया जाए। बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल, अभी तुरंत निकट भविष्य में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे या एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी जो बच्चे हैं, तो बच्चे दो तरह के हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, जैसा कि जेईई मेंस इंजीनियरिंग के लिए, नीट मेडिकल के लिए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें और भी अलग अलग तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे, या फिर वो कॉलेज खुलने का इंतज़ार कर रहे होंगे, वहाँ एडमिशन के प्रोसेस का प्रक्रिया शुरू हो इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये सारे बच्चे अब क्या करें? तो मैं बारी बारी से सारे बच्चों के बारे में बता रहा हूँ कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, हम इस टाइम का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। देखो, टाइम का हमेशा सदुपयोग होना चाहिए। मैं गार्जियन से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गार्जियन इस वीडियो को जरूर देखें एक बार। हमें समय का सही सदुपयोग हमेशा करना चाहिए। अब फटाफट मैं आता हूं अपने मुद्दे पे कि नीट और जेईई मेंस। देखो यहाँ पे मेरा आज का टॉपिक यही है कि डियर पेरेंट्स एंड माय लवली स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट टू डू। अब हमें क्या करना है। तो मैं काफ़ी सिस्टमेटिक वे में आपको बताने जा रहा हूं कि अब हमें करना क्या चाहिए। बड़े ध्यान से मेरी बात को अंत तक सुनेंगे आप लोग। अभी मैं फोकस कर रहा हूं 2 एग्जाम पे, खास करके नीट के बच्चों को क्या करना है और जेईई के बच्चों को क्या करना है। नीट और जेईई में जो एक कॉमन चीज है वो है, देखो यहाँ पे नीट के लिए हमें यहां है बायोलॉजी, और जेईई मेंस के बच्चों के लिए यहां है मैथ्स। बाकी चीज जो कॉमन यहां पे है वो है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब ये जो चीजें हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जेईई मेंस के लिए करीब करीब आपके पास, अगर आज से काउंट करें हम लोग, तो करीब करीब जो मुझे एक अंदाजा लग रहा है कि 45-60 डेज के आसपास होंगे। 40
मतलब 50 से 60 दिन अभी जे मेंस के बच्चों के पास है। और नीट के लिए आई थिंक, जैसा मेरा गेस है, कि मिनिमम 90 डेज अभी बच्चों के पास हैं नीट के लिए भी। तो इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? आपको मैं बता दूं एक बात, कि ये जो टाइम है 90 डेज, ये 90 डेज नहीं है। एक मिनट, सॉरी, 90 डेज ये नहीं है। अगर आप बच्चे पर डे 10 to 12 आवर ही पढ़ते हो तो ये मोर देन 900 आवर्स है। 900 घंटे से ज़्यादा का समय भी आपके पास है। मैं कोई हवा हवाई का बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल वो बातें कर रहा हूँ जो बिल्कुल फिजिबल है, जो आप कर सकते हो। और जे मेंस के बच्चों के पास भी करीब करीब 500 to 600 आवर्स का टाइम है। 1 मिनट, सॉरी प्लीज। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो 900 आवर्स कोई कम टाइम नहीं होता है। 600 आवर्स कोई कम टाइम नहीं होता। इसमें हम करना क्या चाहिए, कैसे इसका यूज कर सकते हैं हम लोग? तो मैं एक एक करके बता रहा हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले आज बायोलॉजी के लिए नीट में हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए नीट में 65 प्लस मार्क्स। और जे मेंस में हमें चाहिए कितना? देखो, जे मेंस की दो बातें यहां पे, एक है क्वालिफाई करना और एक है अच्छे कॉलेज में अच्छा रैंक लाना, ताकि हमें अच्छा कॉलेज मिल सके। तो मिनिमम अब ये मान के चलो कि हमें 100 प्लस मार्क्स चाहिए। इट मीन्स आपको 25 प्लस क्वेश्चंस, अगर मैं क्वेश्चंस की थ्रू बात करना चाहूं तो आउट ऑफ 75 हमें 25 प्लस क्वेश्चन हर हाल में सही करना है क्वालिफाई करने के लिए। मिनिमम कट ऑफ उससे कम ही आएगा, लेकिन हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? मिनिमम 25 जस्ट फॉर क्वालिफाई। और उसके बाद अगर आप अच्छे कॉलेज में चाहते हैं रैंक लाना जे मेंस के आधार पे, तो फिर जितना बढ़िया मार्क्स उतना बढ़िया कॉलेज। और नीट में जो ट्रेंड्स पिछले साल से दिख रहा है, तो वहां हमें हर हाल में कोशिश करना होगा कि 650 प्लस मार्क्स लेके आना है। और उस 650 प्लस में आपके बायोलॉजी जो है वो है 300 मार्क्स का। ये है आपका 300। अब हम ये देखेंगे, सॉरी इट इज 360, और ये दोनों मिलके हैं नीट वाले बच्चों के लिए 360। मतलब आप ये देखो कि आपके बायोलॉजी 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है नीट वाले बच्चों के लिए। मैं अभी सारी बात नीट के बच्चों के लिए पहले कर रहा हूं। बायोलॉजी 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है और 50% में फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो नो डाउट आपकी क्वालिफाई नहीं है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने के लिए बायोलॉजी आपका लाइफ लाइन है। बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हर हाल में, बहुत बढ़िया। और अगर हम 11th और 12th दोनों क्लास के एनसीईआरटी को बुक को काउंट कर लें, पेजेस काउंट कर लें, तो वो नियर अबाउट 750 पेज के हैं टोटल चीज। अगर आप पर डे 10-12 पेज भी पढ़ना शुरू करो और हर पेज से खुद से क्वेश्चन निकालने का प्रयास करना शुरू करो, तो इससे बेहतर बायोलॉजी की तैयारी कहीं नहीं हो सकती है। ओनली एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी को डेप्थ में पढ़ के उसके हर पेज से कोशिश करें कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लें हम लोग, उसके डायग्राम से, उसके जो ब्लू बॉक्स में होते हैं मैटर उससे, तो आपको काफी क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन वहां पे दे दिया जाता है। अगर आप पर डे 10-12 पेज भी पढ़ने का प्रयास करना शुरू कर देंगे, तो 60-70 डेज में आपका एनसीईआरटी बुक आप रट लोगे, घोर के पी लोगे, ऐसा हो जाएगा। 10-12 पेज डेली रेगुलरिटी जरूरी है। रेगुलर वे में आपकी तैयारी होना जरूरी है ज्यादा। तो बायोलॉजी के लिए तो मैं सबसे इजी वही बताऊंगा आपको।
कि आप कोशिश करें कि एनसीईआरटी के बुक कम से कम 10 से 12 15 पेज डेली पढ़ना है आपको हर हाल में, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखने हैं, उससे क्वेश्चंस खुद राइज करना है। आप ये काम करके देखिए। और अगर 10 पेज पढ़ते हो, मैं आपको वेरी सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं, एक पेज में अगर मैक्सिमम आप 20 मिनट टाइम लगा रहे हो, 25 मिनट टाइम लगा रहे हो, तब भी अगर पूरे दिन में आप 4 से 5 घंटा बायोलॉजी पढ़, जो कि 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो ये 4 से 5 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं बायोलॉजी सिर्फ, तो आप 10-12 पेज आराम से कर सकते हैं। और ये काफी बड़ा एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन का पार्ट हो जाएगा आपका। रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अब जो है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके पहले डाउट जमा करो, आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, फिर सिलेबस को 1/4 में डिवाइड करके, हाफ में डिवाइड करके फुल लेंथ सिलेबस प्रैक्टिस कीजिए। जहां जहां डाउट आता है उसको कॉपी पे लिखते जाओ, डाउट के तैयार कर लो पहले कॉलम। 10-15 दिन तो सिर्फ प्रैक्टिस करो, ओनली प्रैक्टिस, ताकि आपको ये पता चल सके कि व्हाट आर द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, आप कहां कहां इंप्रूव करने का ऑप्शन है आपके पास। सेम चीज बायोलॉजी में भी। तो अभी 15-20 दिन तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा आप लोग करें कि 15-20 दिन में कम से कम 5000 क्वेश्चन सॉल्व करो, मिनिमम 5000 क्वेश्चन। बहुत बड़ी बात नहीं बोल दिया हूं। अगर 20 दिन में 5000 क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं, तो एक दिन में 250 क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज नहीं है। बड़े आराम से कर सकते हैं आप लोग, बड़े आराम से। और करना पड़ेगा, जो करेंगे वही अच्छा रैंक लेके आएगा, नहीं करने वाले तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो मजे ही मजे हैं। ओके, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप जेई मेंस के कंपैरिजन में एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे क्या है, वो बहुत इजी बात क्या है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। आप थोड़ा ये गेस कर सकते हो कि हमें किस पोर्शन से तैयारी करें बढ़िया, कि हम वहां पे बढ़िया कर सकते हैं एग्जाम में। थोड़ा सा ये संभावना है यहाँ पे ज्यादा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भरपूर प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, 15-20 दिन प्रैक्टिस कीजिए पहले। उसके बाद आप अपने उस टॉपिक्स को एक बार देखिए जहां आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस हो रही हो। जब वो चीज कर लेते हैं तो आप 10 दिन का टाइम निकालिए, सिर्फ उसमें कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, 10 दिन का टाइम निकालिए जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको उस टॉपिक पे फोकस करना है जहां आपको दिक्कत हो रही है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखिएगा आप लोग, 20 days प्लस 10 days प्लस 30 days। मैं आपको फर्स्ट 20 डेज का बता दिया हमें क्या करना चाहिए, 10 डेज उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। और अब जो 30 डेज के मैं एक रेंज लेकर चल रहा हूं, मैं 60 डेज का आपको होमवर्क दे रहा हूं अभी। उसमें अब जो ये जो 30 दिन का टाइम है, इसमें फिर प्रैक्टिस। आपको दुनिया का किसी बुक से जहां से जो क्वेश्चन दिखाई पड़े, आप उस क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व करने का कोशिश करो, एक सिस्टमेटिक वे में, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। सिलेबस को 1/4 में डिवाइड कीजिए, हाफ में डिवाइड कीजिए, 3/4 में डिवाइड कीजिए, फुल लेंथ में डिवाइड कीजिए, इस तरीके से। और फिर प्रैक्टिस सेट कीजिए। मार्केट में कई सारे बुक्स अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा। और अब प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना होता है, बहुत बच्चे तो बोलते हैं, टीचर भी बोलते हैं प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस के बाद हमें क्या करना चाहिए। हर प्रैक्टिस, हर डे आप जितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो, उसमें से जितने क्वेश्चन आपने फेस किया, क्वेश्चन दो तरह के हो सकते हैं जहां फंस रहे होगे, या तो बिल्कुल नहीं आ रहा है या फिर भूल रहे हैं। तो जिसको भूल रहे हैं उस क्वेश्चन को भी अपने नोट्स में शामिल कीजिए, और जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको तो आप डाउट में रखिए। सिर्फ प्रैक्टिस के बाद एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस के बाद क्वेश्चन की एनालिसिस कीजिए कि इस क्वेश्चन में मैं क्यों फंसा, ये क्वेश्चन क्यों मुझे याद नहीं था, और उस मैटर्स को आप अपने नोट्स में शामिल कीजिए। और ये जो 30 डेज मैं बता रहा हूं, इस 30 डेज में यही काम करना है, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस।
लोग नहीं बोलते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस नोट, प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस। एनालिसिस भी करना चाहिए हमें कि हम किस क्वेश्चन पे फंस रहे हैं, हम कौन सा क्वेश्चन बढ़िया से कर रहे हैं, हमें क्या कमी है, उसको कैसे सुधारें हम लोग। और एक मेंटरशिप तो हमेशा होना चाहिए जो आपको बिल्कुल गाइड करता रहे, जो आपको आपके लगाम को थाम के रखे, वो आपके ट्रैक को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे। एक मेंटरशिप जरूर बनाइए आप। वो कोई हो सकता है, आपके बड़े भाई, आपके पेरेंट्स, आपके कुछ भी, एनी वन, कोई गार्जियन हो सकता है। तो आप उनको एक मेंटरशिप बना लीजिए आप लोग। और प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस एनालिसिस, प्रैक्टिस एनालिसिस, प्रैक्टिस करते जाइए। जब ये 60 दिन पूरे हो जाएंगे, आप बहुत ही अच्छे कंडीशन में होंगे। जो बच्चे इस बात को फॉलो कर रहे होंगे, करेंगे, उनसे मेरा वादा है कि आफ्टर 6 डेज जब आप मेरे कमेंट पे आप कमेंट लिखना कि आपकी कॉन्फिडेंस कितनी बढ़ गई है। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करना कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कितनी बढ़ चुकी है। आपके पेपर वैसे मुझे जैसा लगता है कि आफ्टर 70, 75, 80 डेज के बाद ही होने वाले हैं। फिर भी मैं आपको सिर्फ 60 डेज का वक्त दे रहा हूं। अगर ये 60 डेज का काम आप पूरा कर लेते हैं, मैं बीच में फिर आपसे मिलता रहूंगा। आप बीच बीच मुझे कमेंट करके अपनी डाउट बताते रहें, मैं हर क्वेश्चन का आपको समाधान दूंगा। और उसके बाद अगर और टाइम बचेगा, जो मुझे उम्मीद है कि बचेगा, 10 दिन का टाइम करीब करीब मिलेगा आप लोगों को, 15 दिन का टाइम ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसमें हमें जहां जहां जो डिफिकल्ट पार्ट था, सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए और प्रैक्टिस। और उसके बाद टाइम बाउंड प्रैक्टिस। नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम बाउंड प्रैक्टिस। बच्चे उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो वो 10 लास्ट में एक वीडियो और बना के भेजूंगा आप लोगों को, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि क्या टेक्निक होनी चाहिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का एग्जामिनेशन हॉल में। बहुत बेहतरीन टेक्निक बताऊंगा उसमें, आप लोग इंतजार क्वेश्चंस का। और अब मैं जेईई मेंस के बच्चों से बात करना चाह रहा हूँ। जेईई मेंस में मैथ्स के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत अलग तरह की मैथ्स आती है जेईई मेंस में, आती है, मुझे पता है। अभी का टाइम, जो शुरू का 1 महीना का टाइम, उसको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे फोकस कीजिए आप लोग। ओनली ऑन मैथ्स। ओनली का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि पूरे दिन मैथ्स ही करते, नहीं। अगर आप दिन में 10-12 घंटे पढ़ते हैं तो कोशिश करो कि 5-6 घंटा 7 घंटा मैथ्स में देने का। क्योंकि मैथ्स की क्वालिटी क्या है कि अगर मैथ्स में आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो तो फिर आपसे क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान हो जाता है, चुटकी का काम हो जाता है। तो एक लेवल तक पहले मैथ्स को तैयार कर लीजिए आप। 30 डेज बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम करना है। एक मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से काम कीजिए आप। अगर मैथ्स की तैयारी आप कर लेते हैं शुरू के फर्स्ट 30 डेज में, तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप उसमें से आउट ऑफ 30 क्वेश्चन हैं, उसमें 5 क्वेश्चन ऑप्शनल हैं, 25 में ही काउंट होती हैं। अगर आप 12, 15, 17, 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो मैथ्स में, तो यू आर इन वेरी गुड लेवल। और जो दिन में आप पढ़ाई कर रहे हैं 10-12 घंटे, उसमें 5-6-7 घंटे दीजिए मैथ्स का टाइम। बाकी टाइम में केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों कीजिए। केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छा, एक जेईई मेंस वाले बच्चों के साथ एक थोड़ी सी परेशानी क्या हो गई है कि अब आपके लिए कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो हर फेज में 3-4 दिन में एग्जाम होते हैं, 2-2 फेज में एग्जाम होते हैं, 2-2 सिटिंग में। टोटल 8 सिटिंग हो गया आपके। अब उस 8 सिटिंग में से आपका कौन सा सिटिंग हो जाए आपको पता नहीं है। हर सिटिंग से क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। हर सिटिंग में आप देखोगे कि कहीं पे किसी टॉपिक को फोकस कर दिया गया, कहीं पे किसी टॉपिक को फोकस कर दिया गया। हर सिटिंग के अकॉर्डिंग फोकस टॉपिक अलग अलग हो जाता है। तो अब आपका लक कि आपके लिए कौन सा टॉपिक आ रहा है, तो आपके लिए ये ऑप्शन नहीं है कि आपके लिए स्टडी सेलेक्टिव हो, नहीं। आपको हर चीज पढ़नी है, आपके लिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बहुत आश्चर्य की बात तो ये हो रही है कि एक ओनली 25 क्वेश्चंस पूरे सिलेबस से पूछे जा रहे हैं, उसमें से एक टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका भाग्य, आपका लक कि आपके हिस्से कौन सा टॉपिक पर है, वो आपको आ रहा है या आपको नहीं आ रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हर चीज करना है, सब कुछ करना है। और सिर्फ अभी जैसे मैं बताया हूं नीट वाले बच्चों को, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। आपके प्रैक्टिस में और नीट के प्रैक्टिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपके प्रैक्टिस का लेवल, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होना चाहिए। आप कहां से प्रैक्टिस करें। आपके लिए सबसे अच्छी चीज है अच्छे राइटर की बुक। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अच्छे राइटर की बुक।
प्रीवियस ईयर के आईआईटी के क्वेश्चंस। और उससे भी एक और बात बता देता हूं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन वहां पे है। बच्चे अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हर सब्जेक्ट का जरूर कीजिए, और जो प्रीवियस आईआईटी के एग्जाम्स हो चुके हैं वहां से क्वेश्चन जरूर कीजिए। और अभी जो 19, 20, 21 में एग्जाम 2 सीटिंग का हो चुका है, 2 इनिंग में, ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसकी प्रैक्टिस तो हर हाल में करना है, हर हाल में करना है, हर हाल में करना है। आपको इन क्वेश्चंस को देख के एक पैटर्न का अंदाजा आता है। बहुत बच्चे तो एग्जाम दे चुके हैं, पैटर्न देख चुके हैं, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया रिजल्ट आ चुका है। जिनका नहीं आया है उनके लिए बहुत बड़ा मौका आने वाला है। आप उस मौके को फायदा उठाइए। अभी भी आपके पास टाइम है सोचने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए, कीजिए। अब जो है वो टाइम है जहां पे सिर्फ और सिर्फ करना ही है। अब आपके ऊपर से बोर्ड का टेंशन खत्म हो चुका है। बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है, भूल जाइए बोर्ड को, डेरिवेशन भूल जाइए, नहीं करना है डेरिवेशन। अब ओनली न्यूमेरिकल, ओनली न्यूमेरिकल, ओनली न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल करते जाओ। एक आध क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं जेईई मेंस में भी। अगर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो खुद ब खुद कर लोगे। जेईई नीट वाले बच्चों के लिए एक ऑप्शन यहां पे है कि उनको सिलेक्टिव प्रैक्टिस करें, चलेगा वो थोड़ा सा। ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 12th क्लास की फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे बच्चे कम पढ़ के ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बीइंग फिजिक्स टीचर, ये बात मुझे नहीं कहना चाहिए, 12th और 11th को ऐसे नहीं करना चाहिए, बट फिर भी सच्चाई यही है। तो नीट और जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए तो स्पेशली मैं यही गाइड करना चाह रहा हूं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। टाइम है भी आपके पास, और ये वो टाइम है जहां पे एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू है। अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। अच्छे दोस्त, एक बात और बता रहा हूं आप लोगों को। अभी जो एग्जाम हो रहा है, अगर कुछ बच्चे ये सोच के चल रहे हैं कि मैं एक साल ड्रॉप करूंगा, तो आपके लिए वो 1 साल है कहां? अब कहां है वो 1 साल? अगर समय सही रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, भगवान ने सब कुछ बढ़िया रखा जो होना चाहिए, तो फिर से अगले मार्च, अप्रैल, मई में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप तो बड़े लूजर हो जाओगे। 1 साल के बजाय आपको सिर्फ 6 महीने का टाइम मिल रहा होगा। अभी आपको ये टाइम मिला। इस कोरोना काल में पेंडेमिक रहा, बहुत परिवार बहुत दुखी हुआ, मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हुआ हूं। लेकिन बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये बहुत गोल्डन टाइम रहा है। जिन्होंने इस टाइम के इंपॉर्टेंस को समझा, उनमें ड्रास्टिक चेंज आया। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए। जो हमारे हाथ नहीं है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं सोचेंगे। जो आएगा उसको फेस करेंगे। मैं हमेशा बोलता रहता हूं, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। एनी वर्स्ट से वर्स्ट चीज हो सकता है। वी हैव टू फेस इट, बट होप फॉर द बेस्ट। हमें हमेशा सबसे बढ़िया होने की आशा रखनी चाहिए, और वो होगा हमारे साथ, अच्छा ही होगा। तो जेईई मेंस, नीट, इनका तो मैं ब्रीफ कर दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ अलग तरह के एग्जाम्स देने होंगे, एंट्रेंस का, कंपटीशन का, या फिर वो इंतजार कर रहे हैं कि अब कॉलेज खुलेगा तो एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा, फिर मैं अप्लाई करूंगा, फिर मेरी एडमिशन होगी। उनके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सीबीएसई कितना मार्क्स हमें देगी, क्या मार्क्स देने का क्राइटेरिया होगा, कैसे इंटरनल असेसमेंट होंगे, टीचर क्या मार्क्स देगा, नहीं देगा। टीचर सबको अच्छा ही मार्क्स देगा। जो टीचर का हाथ में होगा वो बढ़िया ही करेगा। आप इन सारी चीज से दूर हट जाइए। आपको इससे ये कुछ सोचना ही नहीं है। ये अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये जो टाइम अभी हमें मिल गया, 1 महीने का, 2 महीने का, जब तक एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं हो तब तक क्या करें, उस बीच में क्या करें हम? उस बीच में आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कीजिए। आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे टाइम दीजिए। नेक अप इन्वेस्टमेंट कीजिए, नेक अप स्मार्ट बनिए। आप क्या कर सकते हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा सकते हैं, आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल बढ़ा सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, आप कई सारे आर्ट सीख सकते हैं, आप कई सारे हुनर सीख सकते हैं,
2-3 महीने के कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वोकेशनल टाइप के होते हैं, वो कोर्स पूरा करें और कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी की तलाश कर सकते हैं। और तो और एक और बहुत अच्छी बात बता रहा हूं जो बहुत कम लोग बताते होंगे आप लोगों को, इस एज से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये वो टाइम है, आप सीखिए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। डीमैट अकाउंट खुलवाइए अपना। आज के समय में एक और बहुत बड़ी चीज मार्केट में है जो आने वाले भविष्य का वो एक पिलर होगा, वो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। आप वहां पे कुछ सीखिए, वहां एक अलग तरीके की मोटिवेशन मिलती है। आप उस प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां पे देखिए, वो आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट को पूरा करेगा। तो ये वो टाइम है जहां हमें कुछ करना है, हमें इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये जो 2-3 महीने का टाइम मिला है अभी, तो बोर्ड का प्रेशर खत्म हो गया, इसका मतलब भविष्य का प्रेशर खत्म नहीं हुआ। अभी प्रेशर नहीं बोलिए इसको, भविष्य को हमें एंजॉय करनी है। आप जैसे चाहोगे वैसे आप अपने भविष्य को बना सकते हो। आप आज जैसा हो, आपने जैसा सोचा था आप वैसा हो, आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, ये फैक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी बात को ध्यान से सुने हैं, इसको फॉलो कीजिए और ये मैसेज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे लेक्चर के साथ। आज के लिए जय हिंद।